ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया। ठीक है, अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं, बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर है BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी, एक वोडाफोन है वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है, और BSNL को 3G दे रखा है और जियो को 5G पे दे रखा है, और सारा जो है वो रॉयल्टी जो रेवेन्यू कमा रहा है वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए, अच्छा ये कहा जा रहा है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या विचार है आपको? मैं कहता हूँ जो अभी ये जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ये भी नहीं मिलेंगे। ये जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ये भी उतरवा लेंगे अगर ये पॉलिसी सही इनकी एक्सेप्ट होगी। अब इन्होंने एक नया 1 जुलाई से नया कानून बना रहे हैं, BNS, भारतीय न्याय संहिता। उसके आप अमेंडमेंट्स पढ़ लोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उस चीज को समझिए, जो BNS 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लग जाएगा। ये जो IPC, CRPC है, ये सारे बंद हो जाएंगे। अब बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं कि अगर मतलब जमानत के ऊपर भी अपने को तरसना पड़ेगा। आज तो ये जज कह देते हैं ना कि भाई उसमें अपने पास क्लॉज है कि भाई 14 दिन का रिमांड लेते हैं, अगर इसको कोई गलती है तो इसको प्रूव करो, अदरवाइज इनको बेल दे दो और ये ट्रायल चलेगा, और अगर प्रूव होता है तो इनको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, किसी भी एक्यूज या कोई है अगर। तो आने वाले टाइम में कानून ऐसा बन जाएगा कि अगर उसकी गलती नहीं भी है तब भी उसको ये है कि वहाँ प्रावधान दे रखा है कि इसको इसकी जमानत नहीं भी दी जा सकती। तो जब तक मान लो 10 साल चल रहा है तो 10 साल जेल में भी बैठा रह सकता है बंदा। अब तो जमानत तो मिल रही है, तुम्हारे कपड़े भी नहीं बचेंगे। कानून इतना खतरनाक आ रहा है। आप ये देखो भाई, इंडिया के अंदर जुआ लीगल हो चुका है, ये कैसीनो लीगल हो चुका है। पहले सिर्फ गोवा के अंदर जुआ चलता था, और गोवा के अंदर जुआ नहीं चलता था, शिप थे ना, शिप के ऊपर जुआ चलता था। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, कानून में एक चीज लिखी थी कि भारत की जमीन के ऊपर जुआ नहीं चल सकता, तो भारत के पानी पे तो जुआ चल सकता है। तो वो कैसीनो चलते थे, वो शिप के ऊपर चलते थे, समुद्री जहाज के ऊपर। तो वो 100 मीटर 200 मीटर शिप खड़ा करते थे, आगे वही कैसीनो होते थे। तो बोट से जाओ, वहाँ जुआ खेलो और आ जाओ। तो गोवा में ऐसे कैसीनो चलते थे। जमीन के ऊपर आप जुआ नहीं खेल सकते, पानी पे तो जुआ खेल सकते हो। तो ये इन्होंने क्लॉज निकाल लिया। अब ये सारे लूडो वगैरह, ये ऑनलाइन जुआ सारा हो गया। सबसे बड़ी बात, ओयो के होटल 3 लाख लाइसेंस दे दिए। सेक्शन 497 एडल्ट्री एक्ट खत्म कर दिया। इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने सितंबर 2018 में एडल्ट्री एक्ट खत्म कर दिया। भारत में दफा 497 है ही नहीं। इट मीन्स आप अब क्या, आप सारे बड़े यहाँ सारे 18+ हैं, 21 साल से ऊपर के हैं। आप ये बताइए, कोई भी आप होटल की वेबसाइट देख लो, चाहे मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, अगोडा है, ओयो है, कुछ भी है, उसके ऊपर 18+ एज, कपल्स अलाउड, लोकल ID एक्सेप्टेड। अब ये वैश्यावृत्ति फ्री कर दी ना इंडिया में। आप इसको मानो या ना मानो, प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो गया, गैम्बलिंग लीगल होगी, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट, वो जो 80,000 BSNL के टावर थे उसको जियो को दे दिए और उस पर लगा दिया, उलझते रहो, और ये अपना सेफ साइड गेम खेल रहे हैं। बात को समझो यार, आप लोग, आपके माता पिता ने इसलिए नहीं पैदा किया कि आप झुंड में ऐसे खड़े रहो। उस चीज को समझो बात को। ये इतना ज्यादा देखो, आप ये कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, हमारा देश है हिंदू। अरे सारे हम हिंदू ही तो हैं। हिंदुओं को क्या मिला है यार, बताओ तो सही। इस हिंदू को क्या मिला, इस हिंदू को, इस हिंदू, ये हिंदू ही तो 90% हम हिंदू ही तो है। मुझे तो आज तक नहीं दिखा इस शहर में, हिंदुस्तान में, कोई गोलियां मार को मुसलमान देख के काट दिया होगा। तो अगर वो रेयरली अगर कहीं होता है तो वो तो छोटा मोटा झगड़ा तो घर पे भी होता ही है। अब आप उसको हाईलाइट कर दोगे, मरना हो गया जी, वो उसने ऐसे कह दिया था इसलिए हम ये कानून बनाएंगे। देखो, एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अब रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है। ऐसे कोई फ्री में कुछ नहीं देता। इन्होंने कहा था 15 लाख, कितने लाख आएंगे? 15 लाख। अरे यार,
मैं क्या बोलूं यार, 15 रुपए नहीं किसी के अकाउंट। आप क्या है क्या तक 15 भैया आपके मम्मी पापा आप क्या है 15 आप क्या है सर? नहीं आए बेवकूफ किसको बना रहे हैं ये लोग? ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? वो 2 करोड़ नौकरी का सर बताइए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जो आंकड़े आए हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जो आंकड़े आए हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी फ्यूचर गेमिंग जैसी कंपनी 1300 करोड़ से ज्यादा चंदा दे रही है। ये देखिए, ये तो ट्रेलर भी नहीं चला अभी। ये पूरी 3 घंटे की फीचर फिल्म है ना, उसका एक ट्रेलर भी नहीं चला। ट्रेलर है जो वो भी नहीं चला, और ट्रेलर के बाद अभी तो आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद अभी तो आपको पीएम केयर्स फंड का आएगा। आप 10 दिन और रुक जो, 30 मार्च तक का देख लेना। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बाद पीएम केयर्स फंड का आ जाएगा। पीएम केयर्स फंड बनाने की अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास थी ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर की लीगल पावर ही नहीं थी कि वो पीएम केयर्स फंड बना सके, और उसने बनाया। और उसके बाद एक क्लॉज और, उसकी ऑडिट भी नहीं होगी, ये भी लिख दिया। भाई अगर आप कोई एक खाता खोल रहे हो, मान लो मैं प्रधानमंत्री राहत कोष बना रहा हूँ, जब राहत कोष बना है तो पीएम केयर्स फंड बनाने की क्या जरूरत है? और अगर बनाया भी है तो उसकी ऑडिट तो होनी चाहिए हर 31 मार्च को, हर साल तो पता तो चले किसने कितना। उसमें आज तक पता ही नहीं चला किसने कितना अब जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात आप कर रहे हो, सारे जितने भी ये लोग हैं, ऑल द पीपुल, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जितना भी है, देखो ईडी का ये काम है, ये काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कैसे काम कर रही है? वो इस तरह कर रही है कि जैसे आज इंडिया की कोई तगड़ी कंपनी है, चाहे बाटा है, चाहे ब्रिटानिया है, चाहे कैडिला है, सिप्ला है, रेनबैक्सी है, चाहे वुडलैंड है, कोई भी कंपनी है, इनको पता चल जाता है कि भाई ठीक है इसके पास 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, डिटेल आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है। अब ये क्या करते हैं, ईडी की रेड मरवा देते हैं। ईडी जाती है, अब ईडी का क्या हालात है, जैसे वो डॉक्टर एक बच्चे को, पेशेंट को अपने मम्मी पापा लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, वो एक नीडल लगा के, वो सिरिंज नहीं भरता, वो ऐसे तोड़ के वो उससे वो भर लेता है, और वो बच्चे को दिखाता है, चुप हो जा, नहीं तो टीका लगा देंगे, और बच्चा घर आने तक चुप रहता है। वैसे ही ईडी कर रही है कि वो टीका दिखा देते हैं ले जाके, और एक फेरा मार के आ जाते हैं। आप ये देखिए, पिछले 10 साल में ईडी की कमान किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर 10 साल में 5000 भी रेड पड़ी है, अभी केस कितने दर्ज हुए हैं, चार्जशीट कितनी फाइल हुई, मुकदमे कितने दर्ज हुए, उसमें गिरफ्तारी कितनी हुई, और उसमें देश को क्या मिला, ये कोई नहीं पूछता। ईडी का, सीबीआई का रेड पड़ रही है। अच्छा, सीबीआई घुसती है, 10-10 दिन तक निकलती नहीं घर से। अब उनसे पूछो भाई 10 दिन में क्या देखा जी, ऑर्डर है 10 दिन रुकना है यहाँ पे, नाश्ता पानी वहीं चल रहा है। अब बात नहीं समझ रहे, ये कोई ड्यूटी थोड़ी ना होती है। अब वो ये डरा देते हैं, अब वो ये फेरा मार के आ जाते हैं, चक्कर नहीं लगाना चाहता है, जैसे वो रैकी करने जाते हैं, तफरी करने के लिए। अब ईडी वाले तफरी करके वापस आ जाते हैं, उसको समझा देते हैं भैया 2 महीने में पेमेंट आ जानी चाहिए, नहीं तो तीसरे महीने में बंदोबस्त कर देंगे। वो भैया करके देता है, और यही तो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। अब ये देखो, साइरस पूना वाला से 400 करोड़ ले लिए, उसने कोविड की एक कोविशील्ड ही तो बनाया है। वैक्सीनेशन बेस्ड कंपनी, इंडिया में किसी को वैक्सीनेशन देनी है, उस कंपनी से इन्होंने 400 करोड़ खा लिए कि देश में वैक्सीन बेचनी है तो भी हमारे को 400 करोड़। ये तो इससे बड़ा जल्लाद ही नहीं है कोई। तो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करो ना भाई। आप किसी गोल्ड ज्वेलरी वाले से, डायमंड मर्चेंट से किसी से पैसे ले रहे हो तो समझ आता है, किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले से ले रहे हो तो समझ आता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर से पैसे ले रहे हो समझ आता है। आप वैक्सीनेशन बेस्ड कंपनी से पैसा ले रहे हो जो सिर्फ देश की भलाई करने के लिए आपको दे रहा है। ये लूटपाट का एक इंडायरेक्ट, भाई सीबीआई और ईडी किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो लिस्ट आ जाती है, अभी ठीक है ये इस एरिया में, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड जोन होते हैं उनके, वो बता दे देगा भाई ठीक है आप जाके रेड मारो, उसमें बता देना उसको। और 2-300 करोड़ के बैलेट इनके पास जो आया है, तो ये उसी हिसाब से है, ये फिरौती है, हिसाब से ये सिंडिकेट चला रहे हैं, गैंग है। और क्या ये फिरौती तो है भाई, छोटे मोटे गुंडे हैं वो एनकाउंटर में मर जाते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यही तो चल रहा है, और क्या। देखो स्टेप बाय स्टेप का गेम है, इंडिया के अंदर इतना इजी कुछ भी नहीं है। एक कांस्टेबल की भर्ती होने में भी 1 साल लग जाता है, उसका प्रोबेशन पीरियड होता है, इंटरव्यू होता है, रिटर्न एग्जाम होता है, सारी चीजें होती हैं। और ये तो अरबों डॉलर का काम है, वो सेकेंडरी इशू है, हर पेपर लीक नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये जो मसला है, ये जो आप कह रहे हैं, ये अरबों डॉलर का घोटाला है। अरबों खरबों डॉलर के जो घोटाले हुए वो एक दिन में नहीं आते। कोई सड़क पे तो पड़ा नहीं है कि उठा के लेके आने। अब वो जो सारा माल बटोरा है उनको तो साइड पे लगा दिया इन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, ये जो केंद्रीय मंत्री है इतने बेवकूफ नहीं है कि माल
बटोर के अपनी गाड़ियों में अपने घर के लॉकरों में रखे हैं। स्विस बैंक में तो कब का पहुंच गया माल। अगर अरबों डॉलर का घोटाला हुआ है तो वो कहीं इन्होंने सेट भी तो किया है, तो वो पहुंच गया पैसा। अब वहां से लाने के लिए लीगल ऑब्स्टेकल्स बहुत है, इसीलिए टाइम लग रहा है। और वो आए नहीं है, 1% चांस है वापस आने का, और बाकी 99% पैसा बरामद नहीं होगा। देश लुट गया तो लुट गया।